नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। H3N2 के मामले बढ़ने पर हर किसी की टेंशन बढ़ गई है। देश भर में इन्फ्लुएंजा वायरस के ए सबटाइप H3N2 के मामले बढ़ रहे हैं। कई मामलों में संक्रमितों को गंभीर बीमारी हो रही है। इसके लक्षण भी कोविड के जैसे ही हैं। H3N2 वायरस से सरकार से लेकर आम लोगों तक की टेंशन बढ़ गई है। हाल ही में सरकार ने इस वायरस से कर्नाटक और हरियाणा में एक मौत की पुष्टि की है। इसके बाद से केंद्र सरकार एक्शन में आ गई। इस बीच न्यूज स्टेट के बड़े सवाल, हर साल आने वाला आम फ्लू कैसे हुआ जानलेवा? क्या कोरोना से ज्यादा घातक हो सकता है H3N2? H3N2 से निपटने के लिए क्या है तैयारियां? H3N2 इन्फ्लुएंजा से कैसे रहे सुरक्षित? H3N2 के बाद भी कोई और वायरस करेगा परेशान? इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले क्रिकेट। पहले कोरोना की दहशत, अब H3N2 से आफत। हवा में जहरीली मुसीबत, आईसीयू की आई नौबत। सांसों पर H3N2 का ट्रिपल अटैक। कोरोना के बाद देश के कई राज्यों में एक नए वायरस की एंट्री हुई है। यह वायरस कोरोना जितना ही खतरनाक है और तेजी से फैल रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक ये वायरस नया नहीं है, लेकिन कोरोना के बाद कमजोर हो चुकी इम्यूनिटी सिस्टम के कारण ये खतरनाक हो चुका है। किसे सबसे ज्यादा खतरा? अस्थमा, लिवर, हार्ट मरीज को हाई रिस्क, डायबिटीज पेशेंट को ज्यादा खतरा, कमजोर या कम इम्यूनिटी वालों को डबल रिस्क। वायरस की चपेट में बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा। गर्भवती महिलाओं पर H3N2 वायरस का असर, दमा, लंग्स इन्फेक्शन के मरीजों को दिक्कत। जब सीजन चेंज होता है तो नॉर्मल वायरल इलनेस के पेशेंट बढ़ जाते हैं, वायरल लिम्फेटिस के पेशेंट बढ़ जाते हैं। तो हर साल की तरह इस साल भी जो वायरल लिम्फेटिस के पेशेंट हैं वो बढ़ रहे हैं। हम उसके लिए पूरा तैयार हैं। अलग से हमारे अलग से फीवर क्लिनिक चल रहा है, और जो पेशेंट अगर सिक आते हैं हमारे पास में, जिनमें निमोनिया इत्यादि होता है, जिनको आवश्यकता होती है, तो हमारे द्वारा उनको भर्ती किया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर हम जांचें भी कराते हैं। देश में जनवरी से अब तक H3N2 इन्फ्लुएंजा के 3000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। आईसीएमआर ने इस वायरस से बचने के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। इलाज से बेहतर बचाव, भीड़ वाली जगह पर जाने से बचें, फेस मास्क पहनें, साफ सफाई पर ध्यान दें, पानी साबुन का इस्तेमाल करें, बार बार आंख और नाक छूने से बचें, ज्यादा मात्रा में तरल पदार्थ लें, बुखार में पैरासीटामोल लें, डॉक्टर की सलाह लें। प्रदेश में H3N2 को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। ग्रामीण इलाकों में दवाइयां पहुंचाई जा रही हैं। तो इस समय संक्रमण को रोकने के लिए आवश्यक है कि मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइज करते रहें, थोड़ा सा भीड़ भाड़ इलाके से बचें। डॉक्टर्स के मुताबिक H3N2 वायरस का कहर बीते साल 15 दिसंबर से देखा जा रहा है और आने वाले 2 से 3 महीने तक इसका कहर जारी रहेगा। कम तापमान होना इस वायरस के लिए संजीवनी है। टीम न्यूज स्टेट। और हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले परिचय करा दे, डॉक्टर मनोज कुमार, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर राहुल भार्गव जी, डायरेक्टर फोर्टिस हॉस्पिटल। डॉक्टर दीपाली भारद्वाज, सीनियर फिजिशियन हमारे साथ जुड़ रही हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। डॉक्टर राहुल भार्गव जी, ये देखा जाए आम दिनों में जिस तरीके से ये फ्लू होता था, आखिर क्या है ये? क्यों खतरनाक, क्यों घातक? क्या डरने की जरूरत है, संभलने की जरूरत है? डॉक्टर राहुल जी, आवाज आ रही है आपको? डॉक्टर दीपाली जी, आवाज आ रही है आपको? जी, मुझे बिल्कुल आ रही है। जो सवाल राहुल जी से है वही सवाल कि मतलब आम दिनों में ये फ्लू किस तरीके से होता था, लोग ठीक भी हो जाते थे, लेकिन जो स्थितियां देखी जा रही, क्या वाकई खतरनाक है? जी बिल्कुल। अभी हम लोग इस वक्त पैंडेमिक से ग्रस्त थे और अभी ये सोचते हैं कि पैंडेमिक खत्म हो गया है, क्योंकि खत्म की अनाउंसमेंट अभी तक आई नहीं है और ये वायरस भी नया नहीं है, इसका रूप नया है। ये सब हमें समझना चाहिए। अलग अलग बॉडीज में अलग अलग वायरस की वैसी घूमती है और ये वायरस इतना घातक दे रहा है, लोगों को फिर से सतर्क होने का टाइम आ गया है। पब्लिक स्पेस में एबीसी फॉलो करें, जो सिंपल एबीसी इतने सालों से और 2-2.5 साल से हमको सारे टीवी चैनल सबको बता रहे हैं कि आपको पब्लिक स्पेस में मास्क पहनना है, हाथों का हाइजीन ज्यादा करना है, शरीर को हाइड्रेट ताकतवर करना है, तो वायरस
लड़ पाओ। तो अपने आप को ज्यादा तंदुरुस्त करना ये हर भारतीय नागरिक की जिम्मेदारी है। जाहिर तौर पर ये जिम्मेदारी तो है ही, लोगों को किस तरीके से बचाव ही बेहद जरूरी, जागरूकता से ही बचा जा सकता है। डॉक्टर मनोज कुमार जी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं आप, क्या क्या इफेक्ट है अगर कोई इस वायरस की जद में आता है? देखिए, ये H3N2 जो है ये इन्फ्लुएंजा ए का ही एक सब वेरिएंट है और जिस तरीके से इस बार दिसंबर महीने से ही शुरू हो गया और अभी मार्च में करीब करीब 3000 से ज्यादा केसेज आपकी रिपोर्ट भी बता रही है, तो ये एक ऑर्थोमाइक्सोबैरिडी जो फैमिली है उसका एक वायरस है, आरएनए वायरस है। और ये जो है आप सोचिए कि H1N1 जो था उससे उतना बेनाइन नहीं है, ये समझिए कि ये घातक है उससे ज्यादा, क्योंकि आप इसमें देखिएगा कि इसमें 10% लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और करीबन 7% लोगों को 7% लोगों को आईसीयू केयर की जरूरत पड़ती है। जो कॉमनेस्ट सिम्टम्स है वो तो है फीवर, 92% में होता है, 86% में क्रॉनिक कफ होता है, बॉडी एक हुआ, सोर थ्रोट हुआ। खास करके इसमें जो कफ होता है वो बड़ा प्रोलॉन्ग्ड होता है और निमोनिया होने के चांसेस बड़े ज्यादा होते हैं इसमें। तो ये उतना बेनाइन फ्लू नहीं है, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। और अगर इसकी मोर्टेलिटी में देखिए, इसमें जो मृत्यु दर है वो करीब करीब 0.2% है, मतलब आप ये समझ लीजिए कि 1000 में 2 आदमी की मृत्यु हो सकती है। अभी 2 डेथ रिपोर्ट हुए हैं हमारे कंट्री से, हरियाणा से और एक दूसरे जगह से, दोनों में कुछ कोमॉर्बिडिटी थी। तो खास करके ऐसे लोग, देखिए बीइंग ए कार्डियोलॉजिस्ट होने के नाते मैं आपको बताऊं कि खास करके ऐसे लोग जिनको पहले स्टेंट लगे हुए हैं, जिनकी बाईपास सर्जरी हुई है, जिनकी हार्ट की पंपिंग या जो हम कहते हैं कि इजेक्शन फ्रैक्शन जो है कम है, या जो हार्ट फेल्योर के पेशेंट्स हैं, डायबिटिक हैं, जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, जिनको भी किसी भी तरह की कोमॉर्बिडिटी या अन्य बीमारी है, वो काफी ज्यादा इससे मतलब प्रभावित होते हैं। तो उसमें सीवियर डिजीज होने की संभावना रहती है। तो इसको लाइटली नहीं लेना है। आपने बिल्कुल सही कहा, जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर था उसी को इन्फ्लुएंजा एप्रोप्रिएट बिहेवियर बनाना है। आपको सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, मास्क रखना है, हैंड हाइजीन पे ध्यान रखना है, रेस्पिरेटरी एटिकेट बहुत जरूरी है। आपको कैसे भीड़ में छींकना, खांसना, इन सब चीजों को अगर आप ध्यान देंगे तो इसको स्प्रेड होने से रोक सकते हैं। बट बार बार मैं आपके माध्यम से दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि ये कॉमन फ्लू नहीं है, इसको थोड़ा सीरियसली लेने की जरूरत है। खास करके वैसे लोग जिनको किसी भी तरह की इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड है, जो जिनकी इम्यूनिटी कम है, उनको बड़ा सावधान रहना है। एक्सट्रीम एज के जो हैं बच्चे, जो 5 साल से छोटे हैं, या 65 साल के बुजुर्गों को भी काफी सावधानी बरतने की जरूरत है। डॉक्टर राहुल भार्गव जी, आवाज आ रही, सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल, नमस्कार सर। क्या कुछ करने की जरूरत है? देखिए, सबसे ज्यादा जरूरत जब ये जनवरी से स्टार्ट हुआ जी, मुझे भी इसी वायरस से शायद ग्रसित रहे होंगे, क्योंकि 1 महीने तक खांसी चलती रही। तो जरूरत क्या थी? नॉलेज की, और जितनी जल्दी हम आइडेंटिफाई कर पाते। तो सबसे पहला काम है जो आप कर रहे हैं, इस समय बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि लोगों को अवगत करा रहे हैं कि ऐसी कोई परेशानी एग्जिस्ट करती है। क्योंकि कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा जैसी चीजें आमतौर पे आती और जाती थी, लोग अपने ऑफिस जाते थे, सब काम नॉर्मल सुचारू रूप से चलाते थे, दैट्स ऑल। बट H3N2 थोड़ा सा खतरनाक है, H1N1 से ज्यादा और कोविड से कम, ये बात समझना आवश्यक है। जो भी एक्सट्रीम एज है, जिसमें लंग्स में, आप मानेंगे नहीं, लंग्स से निमोनिया से, इतना खतरनाक निमोनिया से 4% लोग हमारे अस्पतालों में भर्ती हुए हैं। हमारे जो ब्लड कैंसर के पेशेंट हैं, उनमें ये अफेक्ट करने के बाद 1.5-2 महीने तक खांसी और रनिंग नोज की परेशानी ये करवा रहा है। तो जरूरत है लोगों को वापस से कहीं ना कहीं मास्क और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की भी जो बात हुई, मास्क पहनने की सबसे ज्यादा जरूरत है, साथ में हैंड वॉश करने की सबसे ज्यादा आवश्यक है। जो लोग इससे ग्रसित हैं, जो लोग नहीं जानते हैं H3N2 या चेक नहीं करा पा रहे हैं, कॉफ एंड कोल्ड है, खांसी है, जुकाम है, शरीर में दर्द हो रहा है, वो छुट्टी लेके 3 से 4 दिन अपने घर में रहें, सो दैट ये लोगों में ना फैले। और तेजी से फैलता है। जैसे आप याद करिए, कोविड में डेल्टा का R0 वैल्यू होती थी, उसके बाद जो नए वेरिएंट आए उनकी और 5-25 गुना ज्यादा क्षमता थी फैलने की। उसी प्रकार से इसमें भी R0 वैल्यू एक बार में ये 7 से 8 लोगों को फैला पाता है इतने कम ड्यूरेशन में, क्योंकि रेस्पिरेटरी बॉर्न वायरस है। तो हमको ये समझना आवश्यक है कि H3N2 को हमको लाइटली नहीं लेना है, इस पे सावधान करके रखना। और इलाज कुछ नहीं है, इलाज सिर्फ कॉफ एंड कोल्ड का है,
खांसी जुकाम का जो आप नॉर्मल चीजें लेते हैं, गर्म पानी पीते हैं, एंटीबायोटिक का इसमें कोई रोल नहीं है, ये बात जानना जरूरी है। और इससे ज्यादा जरूरी इस बात के लिए है कि इन्फ्लुएंजा की जो क्वाड्रुपल वैलेंट वैक्सीन है, क्वाड्रीवैलेंट वैक्सीन है, उसमें H3N2, H1N1, यमगाटा और बाकी सारे वेरिएंट्स भी इंक्लूडेड हैं। तो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन एक्सट्रीम्स ऑफ एज में, मतलब 50 साल से ऊपर के लोगों को, डायलिसिस, किडनी डायलिसिस वाले पेशेंट, किडनी से ग्रसित लोग, लिवर प्रॉब्लम से ग्रसित लोग, साथ में डायबिटीज जिनको है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया, उसी प्रकार से जो कैंसर के पेशेंट है, इनको ये इन्फ्लुएंजा की क्वाड्रुपल वैक्सीन लेनी चाहिए। हम बोलते आए हैं अक्टूबर के महीने से लेनी चाहिए, सो दैट आपको एक महीने में प्रोटेक्टिव एलिमेंट इससे मिलने लगे। तो हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा इस साल और आगे वाले आने वाले सालों में कि वैक्सीनेशन जिस प्रकार से कोविड ने आपको बचाया, मृत्यु होने से, कोविड होने से भले ही नहीं बचाती वैक्सीन, पर मृत्यु से और अस्पताल में जाने से बचाती है, उसी प्रकार से H3N2 की इन्फ्लुएंजा वैक्सीन से आपका हो सकता है इन्फ्लुएंजा हो, पर उसकी जो तीव्रता होती है, उसकी सीवियरिटी जो होती है, वो बहुत हद तक कम हो जाती है, टू ट्यून ऑफ 70-80%, जिससे आपके लंग्स में कोई स्पॉट नहीं रह जाते, खांसी नहीं रह जाती। तो हमको लगता है कि अब लोगों को अवेयरनेस कराना जरूरी है, ये बताना जरूरी है कि ये गंभीर समस्या है, बहुत ज्यादा डरने की बात नहीं है, पर गंभीर समस्या है। इसका निवारण अपने हाथ में है, जिस प्रकार से हम कर सकते हैं कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसे हम बोलते थे वो, और अब वैक्सीनेशन इसके लिए अवेलेबल है, जो हमको लगवा लेनी चाहिए, जो भी लोग इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। डॉक्टर दीपाली भारद्वाज जी, देखिए हम लोग तो बोल पाते हैं, हम लोग अपनी दिक्कत बता देते हैं, बड़े बुजुर्ग हों, बच्चों को लेकर, क्योंकि बच्चे तो बोल नहीं पाते, और ऐसे में उन्हें दिक्कतें जब होती हैं, सर्दी जुकाम से बचाना, आम अगर घरों में देखें तो कहेंगे सर्दी जुकाम है, डॉक्टर को दिखा दिए या फिर अपने से ही दवा करनी शुरू कर दिए। तो ऐसे में बच्चों को लेकर क्या सबसे ज्यादा करने की जरूरत है? कि इनके छोटे छोटे सिम्टम्स, जैसे कि डायरिया स्कूल में बहुत कॉमनली देखा जा रहा है, उससे ये स्टार्ट होता है डायरिया, और बाकी सारा सर्दी, नकला, जुकाम जो बाकी चीजें आम चीजें हैं। तो इसमें हमें तुरंत अटेंशन देनी चाहिए बच्चों को भी और जीरियाट्रिक एज ग्रुप को भी, या किसी को जिसकी इम्यूनिटी कम हो। एंड इसको बहुत हल्के में नॉर्मल फ्लू की तरह नहीं बिल्कुल लेना चाहिए। जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि ये कोविड से हल्का है, मगर नॉर्मल इन्फ्लुएंजा वायरस से थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर है। तो तुरंत अगर केयर की जाए, रेस्ट दिया जाए, हाइड्रेशन रखी जाए, क्योंकि शरीर बहुत जल्दी डिहाइड्रेट होता है, खाने का मन नहीं करता, पानी कम पीते हैं जब हमें जुकाम होता है। तो वो सब चीजों का ध्यान रखें। शरीर में विटामिन के लेवल ठीक बनाए रखें, स्पेशली बच्चों में विटामिन सी, क्योंकि बच्चों को अच्छा खाना, जो घर का बेसिक खाना होता है, उसका शौक नहीं होता, स्वाद नहीं होता, तो उन्हें थोड़ा फल का और हरी दाल और इस तरह की सब्जियां, जो बेसिक चीजें हैं, वो जरूर खिलाई जाए। प्याज बहुत स्ट्रॉन्गली एंटीवायरल है, तो प्याज हर घर में रोज खाना चाहिए। बहुत ही मामूली और सस्ता टिकाऊ नुस्खा भी है, और शरीर के लिए एंटीवायरल और इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। बेसिक चीजें अपनी लाइफ में बढ़ाएं, आंवला, नींबू, इस तरह की चीजें लाइफ में बढ़ाएं, ताकि हम लोग वायरस से लड़ने के लिए ताकतवर रहें। डॉक्टर मनोज जी, क्या कोई टाइम पीरियड है इस वायरस का? देखिए, विंटर में ये ज्यादा होता है, और जितने भी इन्फ्लुएंजा है विंटर में ज्यादा होते हैं। 4 वेराइटी के जो इन्फ्लुएंजा है, सबसे ज्यादा ये विंटर में होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा और गर्मी आएगी, वैसे इसका प्रकोप कम होता जाएगा। बट निश्चित तौर पे जो अभी बातें चल रही हैं, उसमें जो वैक्सीनेशन की बात हुई, देखिए जो बहुत सीवियरली जिनको इफेक्ट करता है ये H3N2, उन्हीं को एंटीवायरल की जरूरत पड़ती है। जैसे ओसेल्टामिविर और जानामिविर टाइप की कुछ दवाइयां हैं, एंटीवायरल है। बट अधिकांश लोग अच्छे हाइड्रेशन से और मुझे लगता है कि एंटीपायरेटिक, जिससे फीवर कम होता है, प्लस डीकंजेस्ट, जैसे नेजल ब्लॉकेज बहुत कॉमन है, रनिंग नोज है, तो इनका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही होता है। और खास करके ये विंटर में ही शुरू होता है। देखिए, ये कोई नई डिजीज है नहीं। H3N2 का पहला पैंडेमिक जो 1968 में, जिसको हांगकांग फ्लू कहते थे, उस समय हुआ था। अभी हो सकता है कि हम लोग इधर 2-3 साल से मास्क से प्रोटेक्टेड थे, उसके वजह से भी हो सकता है कि जो कॉमन इन्फ्लुएंजा के वायरस थे, उसकी इम्यूनिटी हमसे कम हुई। लेकिन हमें लगता है कि अभी जो जिस रफ्तार से अभी विंटर में है, और आपने बताया कि 3078 केसेस रिपोर्ट की गई है, और खास करके आप देखिए कि कुछ लोगों में इसने सीजर्स या जो मिर्गी टाइप के दौरे भी किए, वायरल निमोनिया या लंग्स का इन्फेक्शन किया, और डेथ भी हुई। तो सब हमारे तमाम मित्र भी यही बता रहे हैं कि इसको बहुत लाइटली मत लीजिए, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि 1 साल, 1 महीना
अप्रैल के बाद से जैसे और थोड़ा यहाँ भारतवर्ष में जैसे गर्मी नॉर्थ इंडिया में शुरू हो जाएगी तो ये इसका इंसिडेंस कम हो जाएगा। अभी जो जरूरत है आपको बिल्कुल कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को थोड़े दिन फॉलो करने की जरूरत है। निश्चित तौर पे वैक्सीनेशन जो है वो बुजुर्गों के लिए, और जिस तरह से बताया उन्होंने कि किडनी प्रॉब्लम या कोई भी क्रॉनिक इलनेस है तो उस पे जरूरी है वैक्सीनेशन दें। सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको सिम्टम्स होता है तो आप अपने आप को आइसोलेट करें, आप घर में रहें, आप स्प्रेड नहीं करें, और जितना जल्दी हो, देखिए फीवर तो 2-3 दिन में उतर जाता है, बट ये जो क्रॉनिक कफ है ये 3 वीक्स तक चल सकते हैं। तो इसमें कुछ कफ सप्रेसेंट वगैरह लेके, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जब आप बाहर जाते हैं घर से तो आपको रेस्पिरेटरी एटिकेट्स होनी चाहिए कि आपको कफ करना है तो अपने मुंह को कवर करके करना है, कफ करने के बाद अपने हाथों को धोना है, बार बार फेस या आंखों को नहीं छूना है। तो मुझे लगता है कि थोड़ी सावधानी बरती जाए। 1-1.5 महीने की बात है, मैं मैक्सिमम सोचता हूं कि मई तक इसका इंसिडेंस कम हो जाएगा। डॉक्टर राहुल जी, क्या कुछ संदेश दर्शकों को? घबराए नहीं, हालांकि घबराए नहीं, जागरूक रहें, करेंगे हम, जागरूक रहें, सतर्क रहें। देखिए जिस प्रकार से हर साल ये वायरसेस आते हैं, देखिए कोई नई चीज नहीं, क्योंकि पोस्ट कोविड, आफ्टर कोविड जिसे हम कहते हैं, लोगों में संवेदना बढ़ी है हेल्थ को लेकर, वो जागरूक हुए। और आपके माध्यम से मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जागरूक रहें, क्योंकि ये हर साल आएगा। हर साल H3N2 आएगा, कभी H4N3 आएगा, H5N1 आएगा, या कोविड अपना प्ररूप बदल के आएगा। अपन इंसान वही रहेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। 50 साल से ऊपर जितने लोग हैं उनको इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगवानी चाहिए, न्यूमोकोकल वैक्सीन लगवानी चाहिए, 60 साल से ऊपर के लोगों को, सो दैट वो अपने को बचा पाए। यहाँ उद्देश्य सिर्फ इस बात का है कि आपको हॉस्पिटलाइजेशन ना हो। ये वायरसेस मौसम चेंज होने के साथ बदले रहेंगे, आते रहेंगे, घबराइए मत, जागरूक रहिए, सतर्क रहिए, और अपने आराम से खुशी। डॉक्टर राहुल जी, एक सवाल ये है कि देखिए H3N2 की बात हो रही है और लोग अस्पतालों की तरफ भी भाग रहे हैं, ज्यादा भीड़ भी ना हो, क्योंकि होता क्या है कि जिनको नहीं होता उनको भी चीजें हो जाती हैं। ये वायरस हवा वाली बात है सारी, कि हवा में वायरस आया और हमें भी इफेक्ट कर गया। बिल्कुल, जैसे मेरे प्रीवियस स्पीकर्स ने भी यही कहा था कि आप घबराने की जरूरत नहीं है, खांसी जुकाम रहेगा। हाँ, कब आपको जाना है कि समझ लीजिए, किसी की सांस फूल रही हो बहुत ज्यादा, खांसी बहुत ज्यादा हो रही हो, बुखार 3 दिन में बुखार कम नहीं आ रहा हो, तो आपको अस्पताल जाने की जरूरत है। या एंटीबायोटिक अपने डॉक्टर से पूछ के लिए, अपने आप से एंटीबायोटिक बिल्कुल ना ले। मैं आपसे एक और निवेदन करूंगा आपके इतने जागरूक और रिस्पॉन्सिबल चैनल से, कि आप लोगों को ये बताएं कि एंटीबायोटिक इसका तोड़ नहीं है। इसका तोड़ जो है वो है रेस्ट करना, अपना अच्छा पौष्टिक आहार खाना, गर्म चीजें खाना, गार्गल्स करना, साथ में कफ सप्रेसेंट लेना, जिससे खांसी बनी रहे, ठीक हो जाए, और साथ ही में बुखार अपने आप कम हो जाए। 2 से 3 दिन में बुखार इसका कम हो जाता है। अगर नहीं होता तब आपको अस्पताल जाने की जरूरत है, या सांस अत्यधिक फूल रही हो तो आपको अस्पताल में जाने की जरूरत पड़ती है, नहीं तो आपको अस्पताल जाने की कतई जरूरत नहीं है। आप अपना टेली कंसल्टेशन ले सकते हैं किसी भी डॉक्टर से, और अपनी घरेलू नुस्खों से ही आप ठीक हो सकते हैं। ये बात भी पक्की है, क्योंकि मैं जब ग्रसित था तो हल्दी और शहद अदरक और शहद लेके ही मैंने अपनी खांसी को रोका था, कोई एंटीबायोटिक का सेवन नहीं किया था। तो एंटीबायोटिक इसका तोड़ नहीं है, ये मैसेज लाउड एंड क्लियर होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का, हमारे दर्शकों को जागरूक करने के लिए। जाहिर तौर पर घबराने की जरूरत नहीं। जो हमने एक कहिए कि मास्क, हाथ धोना, सोशल डिस्टेंसिंग कोरोना के टाइम हम लोगों ने अपनाया था, H3N2 वायरस को लेकर भी हमें ऐसे ही सतर्क रहने की जरूरत है। आपाधापी में ना पड़े, किसी के बहकावे में ना आए। अगर 3 दिन से ज्यादा बुखार है तब डॉक्टर्स के पास आए, नहीं तो घर में कुछ मसालों का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो ऐसे में ही जागरूकता बहुत जरूरी है, जिससे हम H3N2 वायरस से बच सकते हैं। इसी के साथ सबसे बड़ा मुद्दा में बस इतना।